નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ઉપર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દીમાં व्याकरण वर्तनी विषय अभ्यास करीશું। तो वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियों का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने में वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। वर्णों की लिखावट से सावधान। जब हम वर्ण को लिखते हैं तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि ख को रव की तरह न लिखें, इससे ख रव बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा और अर्थ हो जाएगा दाना, जैसे रवादार, दानेदार। इसी तरह हम ख को रव लिखते हैं तो हम गलत फहमी और जल्दी के कारण हम ये ऐसे ख को इस तरह लिख देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, तो हमें ऐसा लिखना चाहिए नहीं। घ पर पूरी शिरोरेखा होती है जबकि त वर्गीय व्यंजन है। तो देखो ये घ है तो यहाँ ये घ और ये घ, यहाँ जो ऊपर गोलाई वाली दिखाई देती है तो पूर्ण का गोला वाला सिरा मुड़ा जाता है कि यह पूर्ण है, ये शिरोरेखा उसे मुड़ा जाता है। तो ऐसे मुड़े भाग को शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। तो इसी तरह हम जब भी लिखते हैं तो इस तरह गोलाई वाला क को लिखते हैं। तो इसे हम जल्दी के कारण, इसे फटाफट लिखने के कारण इससे हम गलतियाँ करते रहते हैं। तो इसी तरह थ, भ, य, श, श और श की लिखावट से ऊपरी में मुड़े भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती है। देखो यह है शिरोरेखा, ये ऊपर रेखा खींची जाती है, उसको हम शिरोरेखा कहते हैं। तो लिखावट के ऊपर से मुंडे भाग को, ये जब लिखा रहता है तो उसके ऊपर के भाग के मुंडे भाग को, ये देखो थ में है, भ में है, तो ये मुंडे भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती है। देखो है ना, जो थ है उसके आगे का भाग है उसमें शिरोरेखा नहीं होती है और भ में भी नहीं होती है। तो भ के ऊपर पूरी तरह शिरोरेखा देने से म का भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसे देखो म में ऊपर पूरी होती है शिरोरेखा, भ में नहीं होती है। तो ये इस तरह हम जल्दी के कारण ऐसा लिख देते हैं, पर हमें ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। निम्नलिखित संयुक्त अक्षरों एवं संयुक्ताक्षरों में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों को अध्ययन कीजिए। देखो ये संयुक्त अक्षर में द और व का उच्चारण करने से द्व मिलता है, विद्वान और द्वार। પછી द प्लस द तो द्व, तंदन राजगादी। द प्लस म दम, पद्म छदम। द प्लस य द्य, पद्य विद्या। द प्लस ध ध्व, युद्ध प्रसिद्ध। द प्लस घ द्वध, उद्घाटन उद्धात। ह प्लस य हय, बाह्य सह्य। ह प्लस रु हृदय अपहद। श प्लस र तो श्रवण, श्रवण और श्रेष्ठ। ट प्लस र तो ट्र, राष्ट्र और ट्र। ऐसे संयुक्त अक्षर जोड़ने से बनता है। संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है ऐसे अन्य शब्दों का अपनी किताई अनुस्वार और चंद्र बिंदु के अनुसार। देखो यह पूर्ण अनुस्वार है और अर्ध अनुस्वार चंद्र बिंदु को कहा जाता है। ये ऊपर है अंत, तो ऐसे अनुस्वार है वो अनुनासिक कहा जाता है। तो अंत और आत ऐसे चंद्र बिंदु आती है तो उसको अर्ध अनुस्वार कहा जाता है। गंध तो गाव, तंतु तो तात, दंभ तो दात, पंच तो पांच, हर्ष तो हंस। ये पूर्ण अनुस्वार है और ये अर्ध अनुस्वार कहा जाता है। ऊपरी दिए गए उदाहरण को अंत, दभ, पंच इत्यादि जिसे चिन्हों का प्रयोग किया गया है उसे अनुस्वार कहते हैं और आत, दात, पांच इत्यादि जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे अर्ध अनुस्वार चंद्र बिंदु कहते हैं। पूर्ण अनुस्वार, अब इसमें क्या पूर्ण अनुस्वार कि डंग, यंग, न, और म इन अनुनासिक पंच वर्णों का सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ण के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये 5 वर्ण हैं क, च, ट, त, थ। वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसे क वर्गीय व्यंजन का ख, ग, घ के साथ डंग आता है। च, छ, ज, य के साथ यंग आता है।
ट ठ ड ड के साथ ण आता है। त थ द ध के साथ न आता है। प फ ब के साथ म आता है। ये 5 वर्गीय व्यंजन है, तो ये सब उसके साथ अनुनासिक शब्द कहते हैं। तो पूर्ण अनुनासिक 2 तरह के लिखा जाता है। उनमें लिखने की दोनों रीतें निम्नलिखित है। वर्ण के अंतिम अनुनासिक वर्ण के साथ अनुस्वार के चिन्ह के साथ, जैसे षट्कण संगण तो डंग, तो शंकर शंख, अन्यन चंचल अंजन चंचल, ये अंग कहा जाता है और ये अंग। घंटा डंडा तो घंटा डंडा ऐसे। चंदन और चंद, तो अधनुनासिक का उच्चारण पूरे अनुस्वार के अपेक्षा के कोमल और हल्का होता है। इसे पूरे अनुस्वार के भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं, पर आँख को आँख नहीं लिख सकते हैं। अतएव जहाँ अनुस्वार का उच्चारण कोमल हो और जैसे डंग के यण न म आदि अनुनासिक संयुक्त वर्ण है, तो वर्णों से लिखा जा सकता है। और अर्धानुस्वार समझने चाहिए तो उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। शिरोरेखा को ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्य अनुस्वार तथा नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे शिरोरेखा के ऊपर और शिरोरेखा के नीचे मैं, क्यों, है, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, उन्होंने, इन्हें, किन्हें, जिन्हें, जिन्होंने, कहाँ, आंगन, अंगना, जहाँ, गांधी, आंधी, आँख, जाद, मांद, नाद, बाध और कांक। तो श और श का प्रयोग, ये तीनों श है। यदि किसी शब्द में स हो तो उनके अ या आ का उच्चारण हो तो स बदलता जाता है। जैसे कि दश, तो द का उच्चारण करते तो अ का उच्चारण होता है दश, तो स से पहले अ आता है। स है उसके पहले अ आता है। तो पास, घास, विश्वास इत्यादि स के कहते हैं कि जो आ का उच्चारण होता है तो उससे पहले ये स का उपयोग होता है। यदि अ आ से भिन्न स्वर में रहते हैं तो श का प्रयोग होता है। जैसे कि प्रेषित, आकर्षित, विषम, भूषण, एक एक ऊ का उच्चारण होता है। प्रसिद्ध, ई के ऊ का उच्चारण होता है तो उसके पहले यह श का उच्चारण होता है। ह वर्ण के पूर्ण स का प्रयोग, जैसे कि कलिष्ट, विशिष्ट, ये ट है तो ट वर्ण से पहले जो आता है तो ये श का षटकोण का श आता है। रू के बाद श का प्रयोग, जैसे कि ऋषि, कृषि के रू का जो उच्चारण होता है उससे भी यह श का उपयोग होता है। आगे च वर्ण रहने से श का प्रयोग होता है। जैसे कि निश्चित, निश्चल, निश्चित, ऐसे के च वर्ण है उसके पहले यह श का उच्चारण होता है। यदि श एवं श दोनों के साथ प्रयोग हो तो श फिर से श का प्रयोग होता है। यदि श से स भी रहे तो क्रमशः श होता है। जैसे कि विशेष, रेश, शोषण, शिक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण आदि। अब देखिए क, ख, ग, च और फ का प्रयोग। कत्ल, खबर, गरीब, जमाना और फ़कीर, ये प्रयोग। हवे ऊपरी दिए गए उदाहरण को ध्यान में देखें। इनमें क, ख, ग, ज और फ के बगल में नुक्ता का बिंदु है। तो यह देखो, क के नीचे, ख के नीचे ग और फ के नीचे ये अनुस्वार जैसा है तो उसे नुक्ता कहा जाता है। तो नुक्ता बिंदु लगाई जाती है। इन शब्दों के बगल में बिंदी केवल इन्हीं उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है कि अरबी भाषी भाषा का इन शब्दों में निर्देशन वर्णों का उच्चारण कोमल और हल्का होता है। कि ये जो क ख है वो अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का वर्णन निर्देशन रूप से किया गया है, इसीलिए नुक्ता कहा जाता है। अब देखिए डमरू, अकट, डर, बडाई, डाक, रणछोड़, डाली, जाड़, ढंग, डंग, ढब, बढ़ाई, ढेरी, बाट, ढोल, सीढ़ी। तो ऊपरी दिए गए नंबर 1 और 2 के शब्दों को ध्यान में पढ़िए। नुक्ताहीन ड और ढ के साथ में यह बात याद रखने लायक है कि दोनों अक्षर में कभी शब्द के शुरू में और अनुस्वार के बाद नहीं आते हैं। हल्की दीर्घ में भूलों का उदाहरण होता है। कि देखो यह ऊपरी दिए गए नंबर 1 और 2 है, तो इस शब्दों को ध्यान में पढ़ना चाहिए ये दोनों। तो नुक्ता इन ड को और ढ के संबंध में यह बात याद रखनी चाहिए कि ये जो
ये बिंदी है तो उसको नुक्ता कहते हैं। तो दोनों अक्षर में कभी शब्द शुरू में और अनुस्वार के बाद आता है कि शब्द कहाँ पे आता है, शुरू में। ये देखो ढंग शुरू में आता है और अनुस्वार के बाद भी आता है। यह बात याद रखने लायक है, दोनों अक्षर का कभी शब्द शुरू में और अनुस्वार के बाद नहीं होता है। शुरू में नहीं होता और शब्द के बाद में भी नहीं होता। ह्रस्व दीर्घ की भूलों का उदाहरण। अब जब भी हम जोड़नी लिखते हैं तो शब्द ह्रस्व की भूल करते हैं। ई की जगह ई की भूल करते हैं। अशुद्ध और शुद्ध, ईश तो ईश, फिश तो किस, जिस तो जिस, चाहिए तो चाहिए। तो ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द है। ई की जगह ई की भूले है, अशुद्ध। चीज़ तो इस तरह चीज, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो ऐसे हम जल्दी के कारण भूल करते हैं, तो हमें ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ऊ की जगह ऊ की जगह ऊ का। तूने तूने, दूध दूध, तो ये शुद्ध है और यह अशुद्ध है, यह शुद्ध है। तो इसी तरह भूल करते हैं। ऊ की जगह ऊ के भूले। तुम तुम, तुम्हारा तुम, तो ऐसे तरह ह्रस्व दीर्घ को भूलों के निदर्शन उदाहरण के अलावा कुछ और भूले हुए उदाहरण उनके बचने के सामान्य नियम नामांकित हैं। जब संयुक्त अक्षर अंत स्वर पर भार हो तो उन्हें उदाहरण कुत्ता, गुच्छा। तो ऐसे जो हम संयुक्त शब्द होते हैं तो अंत में जो स्वर हो उसको भार के कुत्ता, गुच्छा, बिल्ली, सुस्त, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन के रूप में ई सहस्व और ई के बदल आते हैं। थालिया तो थालिया, जिंदगिया तो जिंदगिया, ये अशुद्ध है और शुद्ध है। इसे हमें सावधान रखने चाहिए लिखने में। संस्कृत में आए हुए तत्सम शब्दों का अंत में ती अधिकार ह्रस्व होते हैं। देखो गति, तो ये अशुद्ध है, तो शुद्ध यह गति, पत्ति, भक्ति, मति, रीति और स्थिति, ये सब अधिकार ह्रस्व स्वर आते हैं संस्कृत के आए हुए तत्सम शब्दों को। अब हम श्रेष्ठवाचक शब्दों का प्रयोग इष्ट की जगह इष्ट होता है। कनिष्ठ तो कनिष्ठ, धनिष्ठ तो धनिष्ठ, ज्येष्ठ तो ज्येष्ठ, तो इष्ट की जगह इष्ट होता है ऐसा। ईय प्रत्यय में ईय दीर्घ होते हैं। जातीय, प्रांतीय, राजकीय, देशीय के ये शब्द हमेशा दीर्घ आते हैं। सामान्यतः एक प्रत्यय में यही ह्रस्व होता है। तो औद्योगिक ये कहता है, तो जो ये कहता है वो उसे ह्रस्व ही कहते हैं। ऐच्छिक, दैनिक, नैतिक, शारीरिक, स्थानिक, तो ई आता है तो हमेशा ह्रस्व आता है। सामान्यतः इन प्रत्ययों में ई दीर्घ होता है। और वाचिन, नीव, इन जो शब्द ये शब्द इन लगता है तो हमेशा ये दीर्घ होता है। और वाचिन, नवीन, पराधीन, प्राचीन, कुलीन, तो इन प्रत्यय लगाने से हमेशा दीर्घ आता है। प्रत्यय संबंधी भूल, तो हम ऐसे प्रत्येक संबंधी भूल करते हैं। उत्कर्षता तो उत्कर्ष, औदार्यता तो औदार्य, गौरवता तो गौरव, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। उपयुक्त शब्दों में उदाहरण पता चलता है कि भाव प्रत्ययन शब्दों के बाद प्रत्ययन लगाना ठीक नहीं होता है। हलंत का उपयोग, तो हम हलंत का उपयोग कैसे करते हैं। मान, वान, हान प्रत्ययन शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे श्रीमान, आयुष्यमान, महान, ऐसे शब्दों का जब हम बोलते हैं आन, मान और वान में तो हलंत का उपयोग होते हैं। त, मम, उत प्रत्ययन तत्सम शब्दों का हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वागत, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत आदि, तो ऐसे में हम हलंत शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये दोनों प्रेषित हो जाने से सभी को, देखो ये हलंत किसे कहता है, तो आप ये प्रश्न करते हैं तो देखो यह लिखा होता है ना, ये देखो स्वागतम, तो म के नीचे ऐसा खोड़ा जैसा कहता है ना, उसको हलंत कहते हैं। ये दोनों प्रचलित है और ये सही है। दुकान, अंजलि, ये दोनों प्रचलित है और सही है। सर्दी तो सर्दी, तुरंग तो तुरंग, बिल्कुल तो बिल्कुल, उषा तो उषा, गर्मी तो गर्मी, वर्दी तो वर्दी, ये ऊपर र का उच्चारण हो जाता है, ये र निकल जाता है और उससे यह र का उच्चारण वर्दी ऐसे बोलते हैं ना, तो ये ऊपर रेफ आ जाता है। तो ये दोनों प्रचलित है। अब हम यहाँ वर्तनी का पूर्ण विराम
करते हैं। बाय विद्यार्थी मित्रों।